हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में खाद की किल्लत पर बातचीत हुई, जिसको लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में काफी ज्यादा समस्याएं। सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाद की रैक उपलब्ध होगी। शिवराज कैबिनेट ने फैसला किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी न्यास बनाया जाएगा। इस न्यास में अटल जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सेमिनार और शोध के आयोजन यहां होंगे। इस न्यास में पार्क और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में उद्योग क्रांति योजना के तहत उद्योगों को जमीन देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसमें उद्योगों को अविकसित जमीन दी जाएगी। बेटमा में 190 हेक्टेयर जमीन पर फर्नीचर क्लस्टर बनाने का भी फैसला इस बैठक में हुआ है। गरीबों को राशन के साथ मूंग की दाल देने का भी निर्णय हुआ। बैठक में कई सड़कों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक कल यानी 13 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन दुर्गा अष्टमी के चलते आज ही अचानक से कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसमें हमारी सड़क की जो चौड़ाई 5.5 मीटर थी, उसके स्थान पर अब 2 लेन 7 मीटर की चौड़ाई के प्रस्ताव अब लाए जाएंगे। ऐसी अनेक सड़कें हैं। 41 अन्य सड़क परियोजनाओं को एडीबी से पृथक कर अन्य योजनाओं की भी स्वीकृति आज दी गई है। हमारे 13 अनुबंधों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। जी सुधीर, बताएं कैबिनेट के ये जो अचानक से मीटिंग हुई, इसमें क्या फैसले लिए गए? देखिए पुनीत, बिल्कुल वर्चुअल माध्यम से एक पूरी कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदेश सरकार ने दी है। खासकर अगर बात करें तो कोरोना काल में उद्योगों को संकट से उबारने के लिए सहमति जो है आज कैबिनेट की बैठक में दी गई। और इसको लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उद्योग क्रांति योजना लाई गई थी, उसके अंतर्गत कई बड़े फैसले जो है आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में किए गए हैं। अगर बात करें तो औद्योगिक क्लस्टर के लिए 319 पदों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बेटमा के पास में फर्नीचर क्लस्टर बनाने के लिए जो है प्रदेश सरकार ने अनुमति दी है। और साथ ही साथ उद्योगों को जमीन देने का निर्णय भी प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अविकसित जमीन जो है उद्योगों को दी जाएगी। ये फैसला आज शिवराज की कैबिनेट की बैठक में हुआ है। गरीबों को लेकर भी एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके अंतर्गत लिया गया। अब तक गरीबों को जो राशन के अंतर्गत गेहूं और चावल का वितरण किया जाता था, उसमें अब मूंग की दाल का वितरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस बार रिकॉर्ड समर्थन मूल्य पर जो है मूंग की खरीदी की है और ऐसे में प्रदेश सरकार मूंग की दाल जो है अब गरीबों को वितरण करेगी। ये फैसला भी आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्वालियर के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी न्यास बनाने का फैसला जो प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में लिया है, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर की थी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार अपनी घोषणा को अंजाम देना चाहती है। आज कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि इस न्यास के अंतर्गत पार्क का निर्माण किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके अलावा एक लाइब्रेरी जो है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी से जीवन से जुड़ी हुई लाइब्रेरी इस पूरे न्यास के अंतर्गत बनाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक में जो चर्चा हुई उसमें प्रदेश के अंदर जो खाद की किल्लत की जो बात थी उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सभी प्रभारी मंत्रियों को दिया है कि अपने जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता हो, क्योंकि प्रदेश सरकार ये बात कह रही है कि प्रदेश के अंदर खाद की कोई किल्लत नहीं है। ऐसे में यूरिया हो या डीएपी हो, वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिले और कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर दूसरे जो दुकानें हैं उसके माध्यम से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर मंत्रियों को भी जिम्मेदारी आज कैबिनेट की बैठक में दी गई है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर हमको बता रहे हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग में खास तौर पर वो उद्योग जो कोविड काल में पिछड़े उनको कैसे आगे लाया जाए, कैसे उनको बूस्ट किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। खाद संकट पर भी बात हुई है। और एक बड़ी खबर भोपाल से और दे दें आपको, सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टर से चर्चा की, खाद की किल्लत पर बातचीत की। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। किसानों को खाद उपलब्ध करवाएंगे। कैबिनेट की बैठक में भी खाद की किल्लत पर चर्चा हुई है।
तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल में खाद के संकट की तमाम खबरों और तस्वीरों के बाद मुख्यमंत्री ने बातचीत की है कलेक्टर से और खाद की कोई कमी नहीं है प्रदेश में, कहा है किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग में भी इस पर चर्चा हुई है, ये बात भी बताई। मुख्यमंत्री जी ने खाद से संबंधित समीक्षा की और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 2-3 दिन के अंदर रैक वहां से रवाना हो गई है। 2-3 दिन के अंदर खाद की पर्याप्त पूर्ति इस प्रदेश के अंदर हो जाएगी। किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से किसान के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाना जरूरी है। बेटियों को केवल पूजना ही नहीं बल्कि उन्हें बचाना और सबकी लाडली बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भोपाल में 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन व्यवस्थित रूप से होगा। 40 लाख लाडली लक्ष्मी और बेटियों को वर्चुअली जोड़ने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर मिंटो हॉल में होने वाले राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा बेटियों की समृद्धि और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस उत्सव में प्रत्येक आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों में वर्चुअल माध्यम से बालिकाओं को जोड़ा जाए। उत्सव में प्रदेश की 21,550 लाडलियों को 5 करोड़ 99 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को बेहतर बनाने के लिए सभी लाडलियों की कक्षा 12वीं पास करने के बाद स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कम से कम 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेने पर संबंधित संस्थाओं में प्रवेश पर 20,000 रुपये की राशि देने का सुझाव भी दिया गया है। चलिए बात करते हैं प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खंडवा उपचुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान कमलनाथ ने सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पर जमकर हमला बोला। कहा कि वीडी शर्मा ने जब निक्कर पहनना सीखी थी तो मैं सांसद था और वो मुझे पाठ पढ़ाने लगे। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जेब में नारियल लेकर घूमते हैं। खंडवा में 48 सभाएं हैं जिनमें से 100 झूठ बोलेंगे। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज मुंबई जाएं और वहां एक्टिंग करें तो प्रदेश का नाम रोशन होगा। कमलनाथ ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आज का नौजवान कमीशन और ठेका नहीं बल्कि रोजगार चाहता है। सभा को अरुण यादव, सचिन यादव, पीसी शर्मा और जयवर्धन सिंह ने भी संबोधित किया। क्या कहूं शिवराज के बारे में? 16 साल में 22,000 घोषणाएं कर दी। वो नारियल तो अपने जेब में लिए घूमते हैं, जहां मौका मिला नारियल फोड़ दिया। 22,000 घोषणाएं और झूठ बोलने में तो झूठ भी शर्मा जाता है उनके सामने। ये किसी चीज में झूठ बोलवा दो। जोबट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भरने वाले कांग्रेस नेता दीपक भूरिया ने नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मान मनौवल के बाद आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। दीपक भूरिया कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में एसडीएम दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, जोबट विधानसभा प्रभारी रवि जोशी मौजूद रहे। इस मौके पर दीपक भूरिया ने कहा, हमारी लड़ाई स्वर्गीय कलावती भूरिया और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए थी, लेकिन कमलनाथ से आश्वासन मिलने के बाद मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। इधर पुलिस ने बिना अनुमति वाहनों का काफिला लाने के आरोप में 4 वाहनों को जब्त कर लिया। कलावती भूरिया जी और कार्यकर्ता की मान और सम्मान की लड़ाई रही है, परंतु परम आदरणीय कमलनाथ जी का आश्वासन मुझे मिला है और मैं आज नामांकन वापस ले रहा हूं। और कांग्रेस, भूरिया परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा।
रैगांव विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई। बीजेपी से टिकट न मिलने पर बगावत करने वाले पुष्पराज बागरी और उनके छोटे भाई की पत्नी वंदना बागरी ने अभी तक नामांकन वापस नहीं लिया है, जबकि कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। वंदना बागरी ने कहा कि उनके ससुर ने 40 साल तक पार्टी और जनता की सेवा की, लेकिन पार्टी ने नया कैंडिडेट खड़ा कर दिया। क्षेत्र की जनता इसको जानती नहीं। उधर कांग्रेस नेता इन प्रत्याशियों पर डोरे डालने की कोशिश में लगे। कांग्रेस नेता अजय सिंह अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि अगर पुष्पराज बागरी को अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो वो कांग्रेस की कल्पना वर्मा को चुनाव जिताएं। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो पार्टी में बागी उम्मीदवारों को वक्त रहते मना लेंगे। पार्टी की हमने इतने निष्ठा से सेवा की, इतने सालों से ससुर जी ने भी किया, मैं भी ससुर जी के साथ साथ क्षेत्र में बनी रह गई, लेकिन पार्टी ने इस चीज़ को समझ नहीं पाए। एक नया चेहरा लाके पैरासूट की तरह उतार दिया यहाँ पे, जिसे कार्यकर्ता नहीं जान रहे, क्षेत्र की जनता नहीं जान रही है। इतना उनका संबंध रहा होते तो टिकट काहे काट दी? भाई पुष्पराज बागरी का सोचेगा पड़ी आज कि करी तो करी का। अंतरात्मा की आवाज सुन ले, पिताजी का सच्ची श्रद्धांजलि देगा हो तो कल्पना वर्मा का आपकी चुनाव था। हम लोग सब परिवार भाव से काम करते हैं। प्रदेश का जो नेतृत्व हमें जो आदेश देता है, हम सब मिलकर एक साथ काम कर जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे उम्मीद भी है कि वंदना बागरी जी का समर्थन भाजपा को मिलेगा। खंडवा लोकसभा में 2 दिन के सघन दौरे करके लौटे वीडी शर्मा ने चारों सीटों पर जीत का दावा किया। कहा कि 2 दिनों के चुनावी दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से हर स्तर पर बातचीत हुई है। संगठन की मंशा है कि इस चुनाव को आदर्श चुनाव बनाएं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के खंडवा दौरे के दौरान अरुण यादव के नदारत रहने पर चुटकी लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस पार्टी के जितने नेता पलायन कर रहे हैं और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के हालात हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता पहले पलायन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस में स्टार प्रचारकों की सूची पर हो रहे विवाद पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, आंतरिक झगड़े हैं। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में मध्य प्रदेश के अंदर हालात ये हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के हालात बने हैं, कांग्रेस के नेता भी पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो पलायन कर ही चुके हैं और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। उपचुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची से उपजे सियासी विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया। इस मामले को बीजेपी के हाथ का हथियार बनते देख कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला। अब राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी स्टार प्रचारक होंगे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति भी स्टार प्रचारक के तौर पर काम करेंगे। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो पहली सूची जारी की उसे अब अपडेट नहीं कराएगी, बल्कि दूसरी सूची आयोग को भेजी जाएगी। पहली सूची में प्रजापति स्टार प्रचारक बने रहेंगे और दूसरी सूची में तनख्वाह भी स्टार प्रचारक रहेंगे। कांग्रेस एक सूची को विधानसभा तो दूसरी सूची को लोकसभा के नाम पर आयोग में पेश करेगी। विधानसभा लोकसभा सीट के हिसाब से स्टार प्रचारकों की अलग अलग सूचियों का प्रावधान है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का नाम हटाकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का नाम शामिल कर दिया था, जिसे बीजेपी ने दलित के अपमान से जोड़ दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया। दोनों दलों ने अपनी अपनी महिला ब्रिगेड को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी महिला मोर्चा ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल ली। महिला मोर्चा ने घर घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही नवरात्रि पर कन्या पूजन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता उपचुनाव क्षेत्र में बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। इसके तहत एक किताब सच्चाई आपके द्वार घर घर तक पहुंचाने की मुहिम चलाई है। दिल्ली में राहुल गांधी ने इस किताब की लॉन्चिंग की। इस किताब के जरिए महिला कांग्रेस बीजेपी सरकार के दरमियान हुए महिला अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल की त्रासदी जुड़े मुद्दों को जनता के बीच ले जा रही है। उपचुनाव में महिला मोर्चा की ये रणनीति रहेगी कि हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश की ओर से पदाधिकारियों को हमने विधानसभा प्रभारी बना दिए हैं। हमारे पदाधिकारी एक एक बार सभी विधानसभा में प्रवास करके आ चुके हैं और महिला मोर्चा
सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, लाभार्थी योजना है, उनके मंडल स्तर पर सम्मेलन करेगा। महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा के लिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग पे देंगे। तो लगातार उनका काम जारी है और लगातार वे उस क्षेत्रों में लगी हुई हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए और कैसे हमारे प्रत्याशियों को जीत हो उसको लेकर लगातार जो हमारी महिला कांग्रेस और हमारे सारे मोर्चा संगठन लगातार काम कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान मकान का एक हिस्सा गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत गंभीर बनी है। पिछले 1 महीने के अंदर कोलकाता में मकान गिरने और मौत होने की ये तीसरी घटना है। इसके पहले मकान गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की जान गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक को बाद में गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक ने अपना नाम विमलेश कुमार बताया, जो मैनपुर जिले का रहने वाला है। युवक ने सपा नेता पर उसके खेत और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हालांकि उसने नेता का नाम नहीं बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर सहयोग मांगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 3-4 दिनों से प्रदूषण बढ़ने लगा है, क्योंकि आसपास के राज्यों में पराली जलाने का काम शुरू हो चुका। और इस बीच केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम चलाएंगे, जिससे लोगों में जागरूकता है। लखीमपुर खीरी में किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। इस्तीफा न देने पर उन्होंने यहां से आंदोलन की घोषणा की बात कही। उन्होंने कहा कि लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, देश के हर जिले में अस्थि कलश जाएंगे, लोग श्रद्धांजलि देंगे। 24 अक्टूबर को लोग उन्हें प्रवाहित करेंगे, 26 तारीख को लोग लखनऊ आएंगे। और एक बड़ी खबर, जबलपुर से शिक्षा विभाग की संयुक्त संचालक गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए राममोहन तिवारी, सहयोगी अशोक कुमार और संतोष भटेले भी गिरफ्तार हुए हैं। कर्मचारी की शिकायत पर यह एक्शन हुआ है। लोकायुक्त ने इस पर कार्रवाई की। अभिषेक शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, बताएं क्या अपडेट है? देखिए पुनीत, ये मामला जो है लोक शिक्षण संस्थान विभाग जो है उसकी प्यून अनीशा बेगम का है। उन्होंने लोकायुक्त को एक शिकायत की थी कि जो संयुक्त लोक शिक्षण संचालक हैं डॉक्टर राम मनोहर तिवारी और उनके 2 सहयोगी बाबू हैं, उनके ऑफिस के अशोक भटेले और संतोष भटेले, ये उनसे शासकीय आवास को खाली करने और उनके खिलाफ जो विभागीय जांच चल रही थी कंप्यूटर चोरी मामले की, उसको रफा दफा करने के एवज में 21,000 रुपए की लगातार करते आ रहे थे। लेकिन जब पैसे देने में असमर्थ हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से की। लोकायुक्त पुलिस ने अपने ट्रैप करने के लिए उनको एक ऑडियो रिकॉर्डर दिया था और राममोहन तिवारी से जब लोकायुक्त ने अनीशा बेगम की बात को रिकॉर्ड कराया, टेप कराया, और उसमें जब ये इस बात की पुष्टि हो गई कि 21,000 रुपए जो है ये मांग रहे हैं और उनकी शिकायत सही पाएगी, उसके बाद आज पैसे लेकर अनीशा बेगम को उनके बेटे के साथ ऑफिस भेजा गया था। और जैसे ही अनीशा बेगम ने ये पैसे अशोक भटेले और संतोष भटेले को दिए राममोहन तिवारी के सामने, लोकायुक्त ने उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद अभी कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली ये पूरा मामला जो है लोक शिक्षण संस्थान का जो ऑफिस है उससे 3 कंप्यूटर चोरी होने का है, जिसकी शिकायत जबलपुर के बेलबाग थाने में भी दर्ज है। पुलिस में इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वह प्यून अनीशा बेगम को परेशान कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी लापरवाही की वजह से जो कंप्यूटर है वह चोरी हुए और ऐसे में पूरा दोष है वह उनका है। अगर उन्हें शासकीय विभागीय कार्रवाई से बचना है तो उन्हें 21,000 रुपए देने होंगे और यही पैसों की मांग को लेकर वह लगातार परेशान करते आ रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त में की थी और लोकायुक्त ने तीनों को रंगे हाथ पैसे लेते गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ अब लोकायुक्त ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।